हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग को बताने वाला हूं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, लवण क्षारक तथा लवण क्षारक तथा अम्ल क्षारक तथा लवण। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका आज विव्यय सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला दोस्तों। तो इस क्लास को आप अंत तक देखें। अम्ल क्षारक लवण का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज पूरी तरह से क्लियर कर देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल किसे कहते हैं दोस्तों। उत्तर लिखे दोस्तों, उत्तर देख लीजिए। अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल वो होता है जो जिसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, जो नीले लिटमस के घोल को लाल कर देता है। जो नीले लिटमस के घोल को लाल कर देता है। जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करता है तथा धातु पर इसकी अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं। एक बात ध्यान रखिए दोस्तों कि अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वो उसको कहेंगे दोस्तों जो स्वाद में क्या हो, खट्टा हो। जो जो स्वाद में, जैसे इमली हो गया दोस्तों, ये सारे क्या है, अम्ल है। ये अम्ल जो खट्टा स्वाद में लगे उसे अम्ल कहेंगे। और ये क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आपको पूछेगा कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, तो लाल कर देता है। आप इसको याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और ये जो उदाहरण है दोस्तों, जैसे में इसको भी नोट आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्षारक क्या है। क्षारक क्या है, आंसर लिखें दोस्तों, देख लीजिए। क्षारक वह पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है। जिसका स्वाद क्या होता है दोस्तों, कड़वा होता है। क्षारक उसे कहेंगे दोस्तों जिसका स्वाद, खाने के स्वाद में जो कड़वा हो। ये क्या करता है दोस्तों, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये क्षारक जो होता है दोस्तों, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसका जलीय विलयन OH- आयन मुक्त करता है तथा अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाता है। और अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, लवण बनाता है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो लवण किसे कहते हैं। लवण किसे कहते हैं, उत्तर लिखेंगे तो उत्तर देख लीजिए। वे पदार्थ लवण कहलाते हैं जो लिटमस पत्रों के प्रति उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, वो लवण कहलाता है जो लिटमस पत्रों के प्रति क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनते हैं। जो उदासीन होते हैं दोस्तों, उसी को वो पदार्थ अम्ल कहलाता है, लवण कहलाता है, जो लिटमस पात्र के प्रति उदासीन होते हैं। ठीक है, चलिए आप इसको भी, इस उदाहरण को आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, क्यों उसमें विद्युत चलित होता है दोस्तों। उत्तर देख लीजिए, उत्तर क्या लिखा है। शुक्र अम्ल HCl विद्युत का चालन नहीं करता है। HCl क्या करता है, शुक्र चालन नहीं करता। शुक्र अवस्था में H+ आयन विमुक्त नहीं करता। जो यों अम्ल में जल की कुछ मात्रा मिला दी जाती है तो यह H+ आयन विमुक्त करने लगता है। अम्ल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा आसानी से बहने लगता है। क्या करता है, बहने लगता है। H+ आयन के चलते जल से विद्युत धारा बहती है। विद्युत धारा क्या होती है, जल से विद्युत धारा बहती है। जल विद्युत का चालन करने लगता है और जल क्या करता है, विद्युत का चालन करने लगता है। प्लस क्या होता है, प्लस आयन से। किससे दोस्तों, प्लस आयन से जल का विद्युत करने लगता है। ठीक है, उसमें जल में क्या करता है, विद्युत धारा का चालन होने लगता है। ठीक है, चलिए आप समझेंगे इसको, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, अम्लीय और भाषमीय मूलक क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। देख लीजिए दोस्तों, उत्तर क्या लिखे। उत्तर लिखेंगे दोस्तों, अम्ल दो आयनों से मिलकर बनते हैं। अम्ल क्या बनते हैं, दो आयनों के मिल से बनते हैं। उनमें से एक धनायक और दूसरा ऋणात्मक है। आप बैटरी देखें दोस्तों, बैटरी लवण दो आयन से बनती है। एक माइनस होता है और एक प्लस होता है। एक प्लस होता है जिसको धनात्मक कहते हैं और दूसरा
क्या होता है माइनस, इसको ऋणात्मक कहते हैं। धनात्मक भस्म से प्राप्त होते हैं। धनात्मक क्या होते हैं, भस्म से प्राप्त होता है, जबकि ऋणात्मक अम्ल से प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद भस्म से प्राप्त आयन को भस्मीय मूलक और अम्ल से प्राप्त आयन को अम्लीय मूलक कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड के बनने में Na+ भस्मीय मूलक और Cl अम्लीय मूलक आपस में संयोग कर NaCl बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं। ठीक है, आप इसको याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 का दो उपयोग लिखे। दो उपयोग को लिखे, देख लीजिए दोस्तों आप कैसे लिखेंगे दो उपयोग को, NaHClO3 को उपयोग को दो लिखे। सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम क्या लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के दो उपयोग। पहला लिखेंगे दोस्तों सोडियम अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। सोडियम अम्ल का प्रयोग अग्निशामक में किया जाता है। दूसरा लिखेंगे पॉइंट दोस्तों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटीसिड का एक संघटक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। क्या करता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड का एक संघटक है। क्षारीय होने के कारण, क्षारीय जब होते हैं तो पेट में दर्द होने लगते हैं दोस्तों, और अम्ल की अधिकता को उदासीन कर राहत पहुंचाता है। अम्ल हो जाता है जब, तो क्षारीय जब उसमें मिलाते हैं दोस्तों क्या बना देता है, उसको उदासीन कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आप इसको समझेंगे। दो उपयोग आप लिख दिए दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों लिटमस विलयन के बारे में आप क्या जानते हैं। आप क्या लिटमस विलयन के बारे में आप क्या जानते हैं दोस्तों, देख लीजिए किस प्रकार आंसर लिखेंगे दोस्तों। उत्तर लिखे हैं लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है। आप याद रखिए कि लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधों से निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है, थैलोफाइट समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है, और सूचक की तरह इसको उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन उदासीन होता है। लिटमस विलयन क्या होता है, उदासीन होता है, और यह बैंगनी कलर का होता है। उदासीन भी होता है लिटमस विलयन, और क्या होता है, ये बैंगनी कलर का होता है। याद रखिए आप, ये बैंगनी कलर का होता है लिटमस विलयन। उसके बाद लिखा है तो बहुत से प्राकृतिक पदार्थ, जैसे में लिखा है लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, उसके बाद लिखा था हाइड्रोजेरिया, पेट्रोनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखियों किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करता है। क्षारक की उपस्थिति को सूचित करता है। इसे अम्ल क्षारक सूचक अथवा सूचक कहा जाता है, और इसे ही कहा जाता है अम्ल क्षारक सूचक या सूचक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको समझोगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, बहुत ही भिविया क्वेश्चन दोस्तों, आप इसको भिविया मान लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा गया है दोस्तों, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। लिखा है दोस्तों पीतल या तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। क्यों नहीं रखने चाहिए दोस्तों, पीतल, देख लीजिए क्या लिखा है, पीतल और तांबे के बर्तन में दही खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखनी चाहिए। देख लीजिए उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे तो क्यों रखना चाहिए। उत्तर लिखे हैं तांबे या पीतल के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए। दही में अम्लीय का गुण होता है। अम्लीय, दही में क्या होता है, अम्लीय गुण होता है, क्योंकि दही खट्टा होता है, और दही क्या होता है, खट्टा होता है, और जिसमें खट्टा जो स्वाद में लगे दोस्तों, आपको बताए जो खट्टा स्वाद में लगे उसको क्या कहेंगे, अम्लीय कहेंगे दोस्तों। तांबे के साथ दही की अभिक्रिया, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, और दही में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल के फलस्वरूप धातु के लंबन बनते हैं, और दही का स्वाद बदल जाता है। और क्या होता है, लंबन बनते हैं और दही का स्वाद क्या होता है, बदल जाता है। इसीलिए दही को क्या रखना, किस में रखना नहीं चाहिए दोस्तों, तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, दही को देख लीजिए दोस्तों किस तरह लिखा है, देख लीजिए दही प्लस, यानी दही प्लस कॉपर, और रिएक्शन गिब्बित होता है दोस्तों जब कॉपर
लवण एवं हाइड्रोजन का निर्माण करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी प्रकार आप लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, केक या पावरोटी बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है दोस्तों। उत्तर लिखें दोस्तों, उत्तर देख लीजिए, उत्तर का लिखे हैं दोस्तों, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा और टाइटेनिक अम्ल का क्या होता है, मिश्रण होता है, मिला हुआ होता है दोस्तों। जब इसे जल में मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होता है। जब इसको किस में मिलाया जाता है, जल में मिलाया जाता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। जैसे देख लीजिए दोस्तों, NaSCO3 प्लस H प्लस रिएक्शन विथ CO3 प्लस अम्ल का सोडियम लवण बनाता है, सोडियम लवण बनाता है दोस्तों। उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावरोटी या केक फूल जाता है, और इसी कारण क्या होता है, केक या पावरोटी को फूल जाता है तथा इससे यह मुलायम और स्पीज हो जाता है। क्या होता है, मुलायम और स्पीज होता है और फूल जाता है दोस्तों। फुलाने में भी और मुलायम करने में भी क्या होता है, काम आता है पावरोटी को बनाने में दोस्तों। इसीलिए पावरोटी में, केक और पावरोटी में क्या करता है, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको समझे होंगे, स्कीम सोडा आप ले सकते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर। क्या लिखा है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोगिता लिखिए। ब्लीचिंग पाउडर के बनाने की विधि और उपयोगिता को लिखिए दोस्तों। कैसे लिखेंगे दोस्तों, देख लीजिए, शुक्र बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से व्यंजक चूर्ण बनता है। और ये जो दोस्तों, ये नोट कर लीजिएगा आप। उसके बाद देख लीजिए इसका उपयोग क्या क्या है, उपयोग क्या क्या है दोस्तों। उपयोग है, नंबर हम लिखेंगे, लांडी में साफ कपड़े के व्यंजन के लिए, और कहता है दोस्तों साफ करने के लिए भी इस कपड़े को साफ करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। रोगाणुनाशक के रूप में इसको क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कीटाणु को, पानी में जो कीटाणु हो जाता है दोस्तों, उसको मारने के लिए। ठीक है, चलिए आप इसको समझेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये भी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। आप वीवीआई मान लीजिए दोस्तों, VVI मान लीजिए कि धोबी सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करें। धोबिया सोडा यानी ब्लीचिंग पाउडर, धोबिया सोडा, धोवन सोडा या ब्लीचिंग पाउडर में यानी बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट कीजिए दोस्तों। देख लीजिए कैसे लिखेंगे दोस्तों, उत्तर लिख कर ये दो ग्राफ को बनाएंगे दोस्तों। और कैसे लिखेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे दोस्तों, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप याद रख लीजिए दोस्तों, Na2CO3। धोवन सोडा क्या होता है, Na2CO3। और दोस्तों लिखेंगे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaSCO3। अगर ये दोस्तों सूत्र आपको याद करना है और परमाणु संख्या को जानना है दोस्तों, तो एक वीडियो आपको पहले बना कर रखे हैं दोस्तों, वीडियो नहीं देखें तो जाके आप देख ले, पूरा सूत्र को आपको समझाया गया है दोस्तों। अगर वीडियो नहीं देख रहे तो इसका लिंक दे देंगे इस वीडियो में दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो को आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखेंगे दोस्तों आप, सोडियम कार्बोनेट यानी धोबिन सोडा का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज धोनों में, उद्योगों में होता है। दूसरा में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे दोस्तों, इसका उपयोग घरों में पावरोटी बनाने में होता है। इसका उपयोग क्या होता है, पावरोटी बनाने में घरों में होता है दोस्तों। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, इसमें धोबिया सोडा में लिखेंगे, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है, धोबिया सोडा के। और इसमें लिखेंगे दोस्तों, बेकिंग सोडा में तीसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप तीनों पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में आपको जो है अंतर पूछा जाता है दोस्तों, और 2 नंबर का आपको पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, और एक बात फिर से लिख लीजिए आप कि अगर सूत्र वाला जो, जैसे धोबिया सोडा का Na2CO3 और बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaSCO3, अगर ये सारा टोटल जितना है दोस्तों वीडियो आप जानना चाहते हैं कि टोटल क्या क्या सूत्र होता है दोस्तों, तो एक वीडियो पहले आपको बना के रख रखे हैं। वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो भी जाके देख लो दोस्तों, प्ले लिस्ट में वीडियो है, नहीं तो वीडियो की जितना रेलिंग है उसमें सब में वीडियो है दोस्तों। नहीं तो इस वीडियो के
नीचे में उसका लिंक दे दूँगा, आप ये वीडियो को देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। वो भी आपको ये भी सूत्र भी आपको पूछा जाता है कि वैक्यूम सोडा का सूत्र क्या है और ध्रुवण सोडा का सूत्र क्या है, और जितना है दोस्तों जैसे जल का सूत्र क्या है, ये सारे आपको पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोग को लिखे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोग को लिखे दोस्तों। कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसका लिखेंगे दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निम्नलिखित उपयोग है। पहला लिखेंगे तो इस्पात की सफाई करने में होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड के क्या होता है, इस्पात की सफाई करने में होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे एमोनियम क्लोराइड बनाने में होता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे औषधियों के निर्माण में एवं शोध्य प्रसाधन में होता है, ठीक है दोस्तों। इसको आप समझेंगे, स्कीम शॉट आप ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ उपयोगों को लिखिए। कुछ उपयोगों को लिखिए दोस्तों। कैसे लिखेंगे देख लीजिए, उत्तर देकर लिखेंगे दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड के निम्नलिखित उपयोग है दोस्तों। और फर्स्ट लिखेंगे धातुओं से ग्रीज हटाने में उपयुक्त होता है। और दूसरा लिखेंगे तो साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और चौथा लिखेंगे अपमार्जक के निर्माण में होता है। और चौथा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों कागज बनाने में होता है। किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग होता है दोस्तों, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग कौन कौन से होते हैं आपको बता दिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की क्यों सलाह दी जाती है। क्यों क्या कहते हैं आयोडीन युक्त नमक का उपयोग कीजिए, सलाह क्यों दी जाती है दोस्तों। आंसर देख लीजिए दोस्तों, आंसर क्या लिखे, आजकल आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर काफ़ी जोर दिया जाता है। आयोडीन युक्त नमक के पर उपयोग करने में काफ़ी जोर दिया जाता है। आयोडीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। आयोडीन क्या है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। इसकी कमी से थायराइड से संबंधित रोग होते हैं। और इसकी कमी से क्या होता है, थायराइड के संबंधित एक रोग हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से आमतौर पर घेंगा रोग होता है। आमतौर पर क्या होता है, आयोडीन की कमी से एक प्रकार की घेंगा रोग होता है आमतौर वाला। और साधारण नमक में थोड़ा पोटासियम आयोडेट या पोटासियम आयोडाइड मिला देने पर आयोडाइड नमक बन जाता है। इसके सेवन से शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होती है। आयोडीन की कमी क्या होती है, नहीं होती है। और आयोडीन की कमी से दोस्तों आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर इसका प्रयोग ना करेंगे दोस्तों तो थायराइड संबंधित एक रोग होंगे। और आयोडीन की कमी से आमतौर पर क्या होगा, घेंगा एक रोग हो जाएगा। क्या होगा, घेंगा एक रोग है। इसी को बचने के लिए, घेंगा रोग से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आप इसको समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों कॉपर सल्फेट के शुक्र क्रिस्टल को गर्म करने पर उस पर होने वाले प्रभाव को लिखे। प्रभाव को लिखिए, देख लीजिए कैसे लिखेंगे दोस्तों। इसका उत्तर लिखें, एक शुक्र पखनली में कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल लेकर स्पिरिट लैंप पर गर्म कीजिए। गर्म करने पर इसका नीला रंग समाप्त हो जाता है और यह सफेद हो जाता है। क्या होता है, सफ़ेद हो जाता है। प्रखनली की दीवार पर जल की बूंदें दिखलाई पड़ती है। क्रिस्टल में 5 अणु जल होते हैं। 5 अणु क्या होते हैं, जल होते हैं। जल के हटने पर क्रिस्टल रंगहीन यानी सफ़ेद हो जाता है। रंगीन एवं सफ़ेद हो जाता है। अगर इस सफ़ेद पदार्थ पर पुनः जल की बूंदें डाली जाए तो इसका रंग पुनः नीला हो जाता है। क्या होता है, पुनः नीला हो जाता है। और देख लीजिए कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में जल के अणु वर्तमान रहते हैं अतः इसका रंग नीला होता है। क्या होता है, इसका रंग नीला होता है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्यों। एक उदाहरण दे। क्यों कहते हैं दोस्तों अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। देख लीजिए दोस्तों कैसे लिखें, आंसर कैसे लिखें दोस्तों। आंसर लिखें तो अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है। लवण तथा जल बनता है, अर्थात दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इसीलिए लवण एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण अभिक्रिया
निम्न प्रकार की होती है। अभी क्या क्या होती है? निम्न प्रकार की होती है। जब दोस्तों NaHO3 प्लस Cl अभिक्रिया करता है दोस्तों तो क्या बनता है? NaCl प्लस H2O बनता है। क्या बनता है? H2O बनता है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए लवण एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया जब करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनता है। लवण तथा जल बनता है। जैसे जैसे यहाँ लिखा है दोस्तों, आपको क्या लिखा है? लवण तथा जल बनता है। जब ये दोनों का अभिक्रिया तो लवण और क्षारक का अभिक्रिया होता है दोस्तों, तो क्षारक एवं लवण का अभिक्रिया होता है। यहाँ क्या बना दोस्तों? लवण और क्या? जल का निर्माण होता है। और ये क्या होता है? उदासीन कर देता है, दोनों को उदासीन कर देता है। इसीलिए लवण एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनकरण अभिक्रिया कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही से उतार कर नोट बनाने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है दोस्तों? उत्तर देख लीजिए, उत्तर क्या लिखे हैं दोस्तों? हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? निम्नलिखित है दोस्तों, आप लिखेंगे। और पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर ग्रंथियों से सार्वित होता है। किससे होता है? जठर ग्रंथियों से सार्वित होता है। और भोजन में अम्लीय माध्यम प्रस्तुत करता है, जिससे जठर रस का पेप्सिन नामक एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य कर सके। क्या कर सके? कि पेप्सिन नामक एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य कर सके, ठीक है। इसका पहला पॉइंट लिखेंगे अमाशय का। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, देख लीजिए, यह भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को अक्रियशील एवं नष्ट करता है। ये भोजन में उपस्थित रोगाणु को क्या करता है? अक्रियशील एवं नष्ट करता है। कौन? अमाशय। उसके बाद देख लीजिए, यह भोजन को शीघ्रता से नहीं पचने देते हैं। और ये भोजन को शीघ्रता से नहीं पचने देते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। अमाशय में जो अम्ल रहता है दोस्तों, ये भूमिका 3 भूमिका आपको बताया दोस्तों, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो अस्पतालों में टूटी हुई अस्थियों को जोड़कर बैठनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले यौगिक का नामोल्लेख कीजिए। इसको कैसे निर्मित करते हैं? ये भी लिखिए दोस्तों। अस्पताल में जो टूटी हड्डी पर जोड़ने के लिए जिस यौगिक प्रयोग किया जाता है दोस्तों, उसका नाम देखिए क्या लिखा है। अस्पतालों में टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए जिस यौगिक का प्रयोग किया जाता है उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं दोस्तों। जब आपकी हड्डी टूट जाता है, आप जब बंडेज, उसको कहते हैं बंडेज, गाँव भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? बंडेज करना है ना। जब प्लास्टर करते हैं उस पर, तो उस प्लास्टर पे क्या किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं उसे। इसे रासायनिक दृष्टि से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। जिस उसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 1/2H2O कहते हैं। इसे भट्टी क्या कहते हैं? इसे भट्टी में पेप्सिन जिप्सन को 373 के ताप पर गर्म कर बनाया जाता है। आप बताइए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से कैसे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को इसे भट्टी पर जिप्सन को भट्टी पर क्या करता है? 373 केल्विन के ताप पर इसको गर्म कर बनाया जाता है दोस्तों। तब आपको क्या करता है? ये नोट कर लीजिए दोस्तों, ये भी नोट कर लीजिएगा। और तब आपको क्या करता है? जहाँ हड्डी आपको टूटी रहता है दोस्तों, वहाँ प्लास्टर करता है, ठीक है। तो प्लास्टर का नाम ही क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस करता है, जिसको आप जिप्सन भी कहा जाता है। और जिप्सन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? देख लीजिए, SaCO4 1/2 H2O, ठीक है। इसको आप कहेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, विरंजक चूर्ण के क्या क्या महत्वपूर्ण उपयोग है? विरंजन चूर्ण के क्या क्या महत्वपूर्ण उपयोग है दोस्तों? उत्तर लिखेंगे दोस्तों, तो कैसे लिखेंगे? विरंजन चूर्ण के निम्न महत्वपूर्ण उपयोग है। और फर्स्ट लिखेंगे पॉइंट दोस्तों, इसे सूती कपड़े, लिनन एवं लकड़ी के गुद्दे में उड़ाने के लिए उपयुक्त किया जाता है दोस्तों। और दूसरा पॉइंट देखिए कैसे लिखेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, पीने योग्य पानी से हानिकारक जीवाणुओं के नाश के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, क्लोरोफार्म बनाने में उपयुक्त होता है। और चौथा पॉइंट लिखेंगे, ना सुखने वाली ऊन का इसकी सहायता से
निर्माण किया जाता है, और जो ना सूखे ऊन दोस्तों उसकी सहायता से, इसकी सहायता से क्या करता है, उसका निर्माण किया जाता है। और 5वां पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, प्रयोगशाला और उद्योगों में ऑक्सीकरण का कार्य किया जाता है। ऑक्सीकरण का कार्य भी इसका सहायता से ही किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। विरंजन चूर्ण क्या क्या है दोस्तों, क्या क्या इसका महत्व आप समझ गए? नहीं समझ गए दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, और नोट बना के सही से याद करने की कोशिश की गई दोस्तों। ये विभिया क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछ देगा, ये सारे आपको जो बता रहे हैं दोस्तों, ये सारे विभिया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों, अम्लों के सामान्य गुण बताइए। अम्लों के सामान्य गुण को बताइए दोस्तों। देख लीजिए कैसे लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे दोस्तों। अम्लों के सामान्य गुण, पहला पॉइंट लिखेंगे इनका स्वाद खट्टा होता है। इनका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है दोस्तों। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है दोस्तों? नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल कर देता है दोस्तों। आप ये सारा जो लिखा है दोस्तों, ये आपको ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, इसीलिए आप याद कीजिए पॉइंट को दोस्तों। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, लिखा है इसका घोल साबुन के घोल की तरह चिकना नहीं होता। और कहते हैं इसका घोल साबुन के घोल की तरह चिकना नहीं होता। और चौथा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, ये धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यह कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। और 5वां पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे? अम्ल क्षारकों से क्रिया करके अम्ल एवं पानी बनाते हैं। और अम्ल क्षारकों से क्रिया करके क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षारक बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों 1 से 6 तक पॉइंट बताए दोस्तों, सारी को स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, अम्लों की हमारे जीवन में हानियाँ लिखिए। अम्लों की हमारे जीवन में क्या क्या हानि है दोस्तों? हानियाँ लिखिए दोस्तों। देख लीजिए, लिखे हैं उत्तर, अम्लों की हमारे जीवन में हानियाँ। फर्स्ट लिखेंगे दोस्तों, यह सजीव कोशिकाओं को नष्ट करता है। और ये सजीव कोशिका क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। जब आप अपने शरीर पर दोस्तों अम्ल को गिराएंगे तो वहाँ जला देगा दोस्तों। सजीव कोशिका को क्या करेगा? पूरा कोशिका को जला देगा, इसलिए सजीव कोशिका को ये नष्ट करता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, शांत अम्ल तत्व और कोमल अंगों को गंभीर क्षति पहुंचाते हैं। बताएं ना दोस्तों आप, शांत अम्ल और तत्व त्वचा मतलब जो आपका जो चाम होता है दोस्तों, अंग होता है, कोमल अंग को होता है, वो गंभीर क्षति आपको पहुंचा सकता है ये अम्ल, जब आपके शरीर पे गिर जाएगा दोस्तों। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, देख लीजिए क्या लिखेंगे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे तो कुछ खाद्य पदार्थ को खराब कर देते हैं। और कुछ खाद्य पदार्थ को क्या करते हैं? खराब कर देंगे दोस्तों। जब अम्ल उस पर गिराएंगे तो खाद्य पदार्थ जितना भी है वो खराब हो जाएगा दोस्तों। 3 पॉइंट बताए दोस्तों, तीनों पॉइंट आप क्या करेंगे? आप स्कीम से तीनों पॉइंट को ले लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ये आपको ऑब्जेक्टिव भी ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, इसी से घुमा के ऑब्जेक्टिव भी पूछ देगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्षारकों के सामान्य गुण लिखे। क्षारकों के सामान्य गुण लिखे, देख लीजिए कैसे लिखेंगे दोस्तों। उत्तर लिखेंगे, क्षारकों के सामान्य गुण निम्न है। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, इनका स्वाद कड़वा होता है। इनका स्वाद क्या होता है? क्षारक का स्वाद कड़वा होता है दोस्तों। ये साबुन जैसे चिकने होते हैं। और साबुन जैसे चिकने होते हैं तथा त्वचा को क्षति पहुंचाते हैं। और त्वचा क्या करते हैं? क्षति पहुंचाते हैं दोस्तों। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, देख लीजिए, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। और लाल लिटमस पत्र को क्या करते हैं? क्षारक नीला कर देते हैं। और क्या चौथा पॉइंट लिखेंगे, ये हल्दी के रंग को भूरा लाल कर देता है। और हल्दी के रंग को क्या करता है? भूरा लाल कर देता है। और 5वां पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, ये अम्लों के साथ क्रिया करके अम्ल तथा पानी बनाते हैं। और अम्लों के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? अम्ल तथा पानी बनाते हैं। और जो 6ठा पॉइंट लिखा है दोस्तों, ये फिलाथोलिन के घोल को गुलाबी कर देता है। ये फिलाथीन के घोल को क्या करता है? गुलाबी बना देता है। आप इसको याद रखिए दोस्तों, ये भी आपको लगता है पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ये सारे पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी उतार के दोस्तों ये इसको क्या कीजिएगा? सही से नोट बना के याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, साधारण नमक यानी NaCl की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है? स्पष्ट कीजिए कहाँ कहाँ से होती है दोस्तों। देख लीजिए आप कैसे लिखेंगे दोस्तों इसको। उत्तर लिखेंगे दोस्तों, साधारण नमक निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला लिखेंगे दोस्तों, समुद्री जल में साधारण नमक की बहुत बड़ी
मात्रा घुली हुई है। समुद्री जल से नमक की प्राप्ति लवण कौलियों के माध्यम से होती है। क्या होती है? माध्यम होती है। सूर्य के ताप और वायु की सहायता से समुद्र जल का वाष्पीकरण होता है। इससे क्या होता है? वाष्पीकरण होता है, इससे नमक की प्राप्ति होती है। और क्या होता है? सूर्य के ताप और वायु की सहायता से समुद्र का जल क्या होता है? वाष्पीकरण होता है, यानी सारा पानी हो जाता है दोस्तों, और नमक की प्राप्ति होती है। इस नमक में MgCl2 है ना पॉइंट हो और MgCO3 जैसे अनेक अशुद्धियों मिली होती है। इन अशुद्धियों को दूर कर शुद्ध नमक प्राप्त कर लिया जाता है दोस्तों। ठीक है। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, देख लीजिए क्या लिखेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, खनिज नमक संसार के अनेक भागों में ठोस लवण संक्षेप होता है। यह खनिज लवण तब बना होता है जब युगों पहले समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया था। इस नमक का खनन उस प्रकार होता है जैसे कोयले का किया जाता है। मंडी हिमाचल प्रदेश, खेबा पाकिस्तान आदि में ऐसा नमक उपलब्ध होता है। ऐसा नमक क्या होता है? उपलब्ध होता है। अशुद्धियों के कारण यह नमक प्रायः भूरे रंग का होता है। और अशुद्धि के कारण क्या होता है? भूरे रंग का ये होता है दोस्तों। कभी कभी भूमि तल की गहराई से जल में घुलकर पंपों की सहायता से बाहर निकाला जाता है नमक को। ठीक है। चलिए आप दोनों पॉइंट को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, धोने का सोडा तथा बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। धोने सोडा और क्या लिखा है आपको? बेकिंग सोडा के दो उपयोग को आपको बताना है दोस्तों। पहले देख लीजिए क्या लिखेंगे। धोवन सोडा, धोने सोडे के प्रयोग बताएंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। ये धोवन सोडा का प्रयोग किस में किया जाता है? जल की अस्थायी क्रिया को और कठोरता को दूर करने के लिए। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे तो कांच, साबुन, पेपर तथा बॉक्स कास्टिक सोडा इत्यादि, ये सारी क्या करते हैं? धोवन सोडा के उपयोग में आते हैं। अनेक महत्वपूर्ण यौगिकों के उत्पादन के लिए इसका धोवन सोडा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है। देख लीजिए बेकिंग सोडा, दो बोला आपको लिखने के लिए दोस्तों, है ना। 2 पॉइंट लिखेंगे, एक पॉइंट लिख दिया और दूसरा पॉइंट आपको बता दिए। 2 पॉइंट लिखेंगे। और बेकिंग सोडा के 2 पॉइंट देख लीजिए क्या क्या है। पहला पॉइंट लिखेंगे बेकिंग सोडा का, एंटीसीड का एक संघटक क्षारीय होने के कारण अम्ल के अधिकेश को उदासीन कर देता है। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, यह खाद्य एवं पेय पदार्थ के भोजनीय पदार्थ के रूप में उपयुक्त होता है। बेकिंग चूर्ण में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टैंट्रिक अम्ल या इस जैसा एक अम्ल होता है। जब बेकिंग चूर्ण को गर्म करते हैं तो इसमें विद्यमान सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विखंडन होकर कार्बन डाइऑक्साइड एवं सोडियम कार्बोनेट प्रदान करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वांध्य करके क्या बनाता है? ब्रेड एवं केक फूल जाता है। क्या करता है? ब्रेड एवं केक को फुला देता है दोस्तों। ठीक है। अब दोनों पॉइंट आप लिख लिए, बेकिंग सोडा का भी और दोनों पॉइंट धोवन सोडा का भी आप देख लिए। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 25 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या क्या है दोस्तों? देख लीजिए आपका उत्तर लिखा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग निम्नलिखित है। पहले पॉइंट लिखेंगे, इसे सांचे, खिलौने, सेरेमिक बर्तन आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और दूसरा लिखा है दोस्तों, सजावटी सामान, मूर्तियां आदि इससे बनाए जाते हैं। सजावटी सामान, मूर्तियां तथा इससे ही बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, अस्पतालों में अस्थि मतलब हड्डी विभाग एवं दंत विभाग के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। यह टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए उपयुक्त किया जाता है। और टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर और पेरिस का भी उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है। यह टूटे हुए दांतों के स्थान पर नकली दांत बनाने के लिए सांचे बनाए जाते हैं। इसी से और सांचे बनाए जाते हैं ताकि दांत नकली लगा सके दोस्तों। और आपका
चौथा पॉइंट है दोस्तों, भवनों के दीवारों एवं छतों को समतल करने और उन पर डिजाइन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों। ठीक है, भवनों के दीवारों एवं छतों को समतल यानी समान यानी बराबर करने के लिए और उन पर डिजाइन के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, और 5वां पॉइंट लिखा है दोस्तों आपका, अग्निशामक संबंधित सामग्री इससे तैयार की जाती है। और अग्निशामक सामग्री क्या होता है? इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार किया जाता है। और 6ठा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, प्रयोगशालाओं में गैसों का रिसाव इससे रोका जाता है। और प्रयोगशाला में क्या होता है? जब गैस का रिसाव होता है दोस्तों, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से इसका क्या होता है? रोक सकता है। ठीक है, रिसाव को। ठीक है, चलिए आप 6ठे पॉइंट तक आपको बताया दोस्तों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या क्या उपयोग है। आप सारे को स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए 1 से 25 तक आपको क्वेश्चन बताया दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप 1 से 25 तक सारे क्वेश्चन को सही से समझे होंगे। अगर नहीं समझे दोस्तों, स्क्रीनशॉट सारे को ले लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों कल के वीडियो में आपसे मिलते हैं अम्ल, लवण एवं क्षारक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।